बांग्लादेश में पिछले एक साल से ज्यादा अवधि से जो राजनीतिक घमासान मचा हुआ था वो आखिरकार उस मोड़ पर आकर थमा जब बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को ट्रिब्यूनल ने फांसी की सजा सुना दी। शेख हसीना, जिन्होंने इस समय भारत में शरण ली हुई है, जिनका तख्ता पलट कर दिया गया था, जिसके बाद उनको देश छोड़ करके भागने को मजबूर होना पड़ा। अंततः उन्होंने भारत में शरण ली और उसके बाद लगातार पिछले एक साल से बांग्लादेश में इस पूरे मामले पर ट्रायल चल रहा था। हमारे साथ इस पूरे घटनाक्रम पर बातचीत करने के लिए मौजूद है प्रोफेसर सतीश कुमार साहब। इनसे जो है इन तमाम घटनाक्रमों की हम जानकारी लेंगे, और लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं यहाँ पर दर्शकों को बता दूं कि पूरा मसला आखिर है क्या। दरअसल बांग्लादेश में राजनीतिक घमासान जो मचा हुआ है उसकी मुख्य वजह दरअसल ये है कि जो एक पॉलिटिकल कॉन्ट्रडिक्शन खड़ी हुई थी उसको लेकर के जो विरोध प्रदर्शनों का दौर शुरू हुआ जुलाई 2024 में, वो कुछ इस कदर गर्मा गया, वो कुछ इस कदर जो है आंदोलित हुआ कि शेख हसीना सरकार को उनके ऊपर सख्ती बरतने को मजबूर होना पड़ा। शेख हसीना सरकार के ऊपर अब ये एलिगेशंस लगाए गए कि उन्होंने ही आदेश दिया था कि जो प्रदर्शनकारी हैं उनके ऊपर फायरिंग की जाए, क्योंकि उस दौरान जो है बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे। और ये जो पूरा मामला है इस तरीके से गरमाया कि पूरे बांग्लादेश में जो है आंदोलन उठ खड़े हुए और पूरा देश जो है एक तरीके से हिंसा की आग में जल उठा था। हालात इस तरीके से पनपे कि शेख हसीना को और बांग्लादेश के पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमा को भी देश छोड़ करके भागना पड़ा, और उसके बाद उन्होंने भारत में तभी से शरण ली हुई है। इस पूरे पहलू पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर सतीश कुमार साहब, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ हैं। सर, आप इस पूरे घटनाक्रम को किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, जिस तरीके से ट्रिब्यूनल के द्वारा जजमेंट कल दिया गया और उन्हें मौत की सजा मुकर्रर की गई, वो अपने आप में बहुत आपत्तिजनक है। और ये एक हम कह सकते हैं कि कंगारू कोर्ट जिस तरह से निर्णय लेता है उसी तरीके से निर्णय लिया गया। वो भारत में पिछले अगस्त से निवास कर रही है, साथ में उनके दो सहयोगी जिन पर मौत की सजा सुनाई गई, जो इंटीरियर मिनिस्टर थे कमल, उनको और पुलिस चीफ को। तो ये इस बात की केवल भारत ही नहीं बल्कि यूनाइटेड नेशन के स्पोक्समैन ने भी आपत्ति जाहिर की है कि इस तरीके से निर्णय नहीं लिए जाते। इंटरनेशनल कोर्ट का इसमें सामंजस्य नहीं लिया गया। जो नियमों का पालन होना चाहिए था उन नियमों का पालन नहीं हुआ। वो बाहर में रह रही हैं और इस तरीके से आपाधापी में निर्णय लिया गया। ये राजनीतिक विद्वेष के साथ लिया गया निर्णय है, क्योंकि फरवरी में चुनाव सुनिश्चित किया गया है। और एक तरीके से आप कह लें कि बांग्लादेश की पूरे घटनाक्रम को देखें तो राजनीतिक समीकरण बदलने की एक साजिश वहां पर पिछले कुछ सालों से रची जा रही थी, और उसी का अंजाम यहाँ पर ये एक मौत की सजा के रूप में। और अवामी लीग जो सबसे बड़ी पार्टी है बांग्लादेश की, 15 सालों से सत्ता में थी, आर्थिक व्यवस्थाएं सुनिश्चित और आगे बढ़ रही थी, उसको तोड़ने का काम एक षड्यंत्र के तहत, एक सोची समझी रणनीति के तहत दिया गया है। बिल्कुल, और जिस तरीके से ये फैसला लिया गया इसके ऊपर भी लगातार जो है विवाद खड़ा हो रहा है। और एक स्टेटमेंट जो है हसीना की तरफ से भी आया, उन्होंने ये कहा है कि भाई जब मेरे ऊपर दोष बढ़ा गया है और मुझे ही फांसी की सजा सुना दी गई है, लेकिन इस पूरे सुनवाई के दौरान मेरा पक्ष तो सुना ही नहीं गया। मैं क्या बोलना चाहती हूँ या फिर मैं अपने आप को किस तरीके से जस्टिफाई करना चाहती हूँ वो तो किसी ने सुना ही नहीं, और एक तरफा फैसला हुआ फांसी का। तो इसको लेकर के उनकी तरफ से आपत्ति व्यक्त की गई है। क्या आपको इसमें लगता है कोई स्कोप होगा, जैसी दलील उनकी ओर से दी गई है, क्या इसमें वापस से जो है पिटीशन का उनके पास कोई अधिकार है, या फिर जो फांसी की सजा है उस पर पुनर्विचार का कोई अधिकार है? बिल्कुल अधिकार है, और अधिकार होना भी चाहिए। अगर हम मानवाधिकार की बात करते हैं, जस्टिस की बात करते हैं, तो जो दूसरा पक्ष है उसकी बातों को सही तरीके से नहीं उसमें समाहित किया गया, तो ये आपत्तिजनक तो अपने आप में है। हजारों पेज के डॉक्यूमेंट्स बनाए गए, वीडियो और क्लिपिंग्स को उसमें लाया गया, वो सभी देख सकते हैं कि वो एक पक्षीय है। शेख हसीना की बातों को भी ध्यान में रखना होगा कि ये इस समस्या की उत्पत्ति कहां से हुई और किसने किया। इन सारी चीजों का समग्र रूप में उसका समावेश हो
और दोनों पक्षों को सामने रखकर अगर निर्णय आए तो बातें समझ में आती हैं। ये तो एक तरफा निर्णय है कि उनके विरोधी जो साजिश पिछले कुछ सालों से रच रहे थे, उन्होंने सारी चीजें इकट्ठा कर कर जमात जो एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन स्टूडेंट मूवमेंट के रूप में सामने दिखाई दिया। अगर उसकी अब तहकीकात करेंगे तो आपको इतिहास पता चल जाएगा कि वो कहां से गाइडेड है और क्या करना चाहता है वो बांग्लादेश में। तो भारत के नजरिए से अगर आप देखें, एक भारतीय होने के नाते बांग्लादेश हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण राज्यों में, देशों में से है, पड़ोसी देश है। सबसे बड़ी सीमा बांग्लादेश के भारत के साथ है। भारत चाहता है कि वहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं, मूल्य और सामाजिक समरसता बरकरार रहे, क्योंकि वहां पर कुछ भी होगा तो उसका स्पिल ओवर इफेक्ट भारत पर भी होगा। तो भारत आपाधापी में ऐसे निर्णय को किसी भी तरह से, एमईए ने भी स्पष्ट कर दिया कि हम ऐसे निर्णय को मानने के लिए बाध्य नहीं है, तमाम एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी होने के बावजूद भी, क्योंकि हमारे नजर में बांग्लादेश की जनता, बांग्लादेश का भविष्य ज्यादा महत्वपूर्ण है बनिस्पत की एक कंगारू कोर्ट के द्वारा। और शेख हसीना को लेकर के कुछ अंतर्राष्ट्रीय जो मानवाधिकार संगठन है उनकी तरफ से भी जो है प्रतिक्रियाएं आई हैं। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि शेख हसीना को जिस तरीके से फांसी दी गई है वो बिल्कुल भी जायज नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि शेख हसीना जो है बांग्लादेश की लोकप्रिय नेता रही हैं, 5 बार की जो है प्रधानमंत्री रही हैं। हालांकि जो 5वां जो टेन्योर था उनका जो काफी उथल पुथल भरा रहा और हालात ऐसे बन गए कि देश छोड़कर उनको भागना पड़ा। लेकिन यहाँ पर जो है भारत की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है इस नजरिए से, क्योंकि जब तक शेख हसीना की सरकार बांग्लादेश में थी उस समय तक जो है भारत और बांग्लादेश के जो संबंध थे बहुत मैत्रीपूर्ण थे। दोनों के बीच में जो घनिष्ठता थी वो बहुत चर्चाओं का विषय रही थी। लेकिन जैसे ही वहां पर सत्ता परिवर्तन होता है, जैसे मोहम्मद यूनुस वहां की सत्ता में आते हैं, एकदम से हम एक बदलाव देखते हैं। हम अचानक से देखते हैं कि जो बांग्लादेश भारत का मित्र हुआ करता था, अचानक से वो उस पाले में जाकर के बैठने की कोशिश कर रहा है जो भारत विरोधी ताकतें हैं। तो ये जो गतिविधियां हैं कहीं ना कहीं भारत के लिए भी एक अलार्मिंग बेल की तरह से है। भारत जानता है कि अगर प्रत्यर्पण संधि के तहत शेख हसीना को वापस लौटाया गया तो ये भारत के लिए कितने एडवर्स कंडीशंस क्रिएट कर सकता है, जो है भारत के लिए कितना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या भारत उस स्टेट में है कि शेख हसीना का प्रत्यर्पण कर देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। भारत ने स्पष्ट भी कर दिया। हाँ, भारत के लिए चुनौतियां निश्चित रूप से हैं। अगर आप पिछले अगस्त के बाद की घटना या उसके पहले की घटना देखेंगे, जब ये मूवमेंट उनका सफल हो गया और शेख हसीना को भारत भागना पड़ा, उसके बाद आप देखेंगे कि यूनुस जो कार्यकारी सीईओ हैं वहां के और सत्ता को हथियाए हुए हैं, तो उनके और पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष के बीच में लगातार मुलाकात अलग अलग जगहों पर हुई है। कुछ गुप्त रूप से भी मुलाकात उनकी हुई है। तो एक पाकिस्तान की साजिश तो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, जो इस मूवमेंट को, जमात को वो निर्देशित कर रहा है। जमात बेसिकली वहां का स्टूडेंट मूवमेंट नहीं है, वो पाकिस्तान के द्वारा निर्देशित और वहीं के लोगों के द्वारा चलाया जा रहा मूवमेंट है। हम ये इतिहास को अगर 71 के बाद के इतिहास को देखें तो बांग्लादेश के इतिहास में आपको नजर आएगा कि आर्मी में भी 2 खेमे हैं, क्योंकि उसके पहले पाकिस्तानी आर्मी जो बांग्लादेश को नियंत्रित करती थी, वो हिस्सा जो पंजाबी लोग ज्यादा उसमें हुआ करते थे, उनके दिशा निर्देश पर चलते थे। उसके बाद शेख हसीना, मुजीबुर रहमान जो उनके पिताजी थे, उन्होंने जब एक स्वतंत्र बांग्लादेश की स्थापना पाकिस्तान से अलग कर की, तो उन्होंने अपने आर्मी को उस ओरिएंटेशन के तहत जो बांग्लादेश की भावनाओं को, बांग्लादेश के इंटरेस्ट को लेकर आगे बढ़े, तो दोनों के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट डेवलप हुआ। जो पाकिस्तानी आर्मी जो पहले से चला रहे थे और जो नए बांग्लादेशी वो रिक्रूट किया गया और निर्णय में उनको आगे बढ़ाया गया, तो वो स्थिति निरंतर गंभीर बनी रही और उसी चीज को शेख हसीना खत्म करना चाहती थी, उसे एक काम पर पहुंचाना चाहती थी। ये बात पाकिस्तान को बहुत बुरा लगा और उसके कारण से वो निरंतर साजिश रचने की कोशिश कर रहा था कि इस व्यवस्था को तोड़ा जाए, और वो उसमें बहुत हद तक सफल भी रहा। लेकिन बात यहीं तक सीमित नहीं है। भारत की चिंता इसलिए भी है, इसमें बाहरी शक्तियां, अगर हम चीन की बात करें, चीन या कुछ हद तक अमेरिका भी इसमें इन्वॉल्व है, कि उसे लगा कि हम बांग्लादेश के माध्यम से इस कॉरिडोर की बात कर रहे थे, बिम्स्टेक के तहत हम पूरे यूरोपीय देशों तक पहुंचना चाहते थे और रेल लाइन और रोडवेज
बनाने की हमने शुरुआत की थी, एक रोड मैप बना था, तो कई देशों को ये लगने लगा कि ये आयाम तो चीन के लिए या बाहरी अन्य शक्तियों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा, चुनौतीपूर्ण होगा। तो उन्होंने भारत के पैर को खींचने की कोशिश भी बांग्लादेश के माध्यम से की है। तो हम ये मान सकते हैं कि पाकिस्तान एक द्वीप है जो बाहरी शक्तियों के प्रयास से, चाहे वो चीन हो या कुछ हद तक अमेरिका हो, वो अंजाम देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भारत बहुत बड़ा देश है, भारत की अपनी साख है, और चुनौतियां तो हैं, इसमें हम इनकार नहीं कर बिल्कुल। सकते, लेकिन और हमें बिल्कुल आगे। है, दर्शकों को हम बता भी दें कि जो बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार है वो कोई मैंडेट वाली सरकार नहीं है। ये तख्ता पलट के बाद जो है एक अंतरिम सरकार के मुखिया के तौर पर मोहम्मद यूनुस को वहां पर बैठाया गया है। हालांकि बांग्लादेशियों को ऐसा लगता था कि मोहम्मद यूनुस के आने के बाद हालात बदलेंगे, बांग्लादेश की स्थिति ज्यादा स्थिर होगी, ज्यादा बेहतर होगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। पिछले या सवा साल की अवधि के दौरान बांग्लादेशियों ने खुद इस बात का अनुभव किया कि उनका फैसला कितना गलत था। जो शेख हसीना के खिलाफ आवाज उठाया करते थे, वो आवाजें भी कहीं ना कहीं अब दब रही हैं। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि जैसे ही सत्ता परिवर्तन वहां पर होता है, तख्ता पलट होता है, पाकिस्तान को वहां पर जो है एक स्कोप नजर आता है। उसको लगता है कि क्यों ना मोहम्मद यूनुस के साथ में एक मुस्लिम ब्रदरहुड वाली बात आगे बढ़ाई जाए और इसको भी अपने साथ मिला लिया जाए, ताकि भारत को जो है दो तरफा घेरा जा सके। लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा हम चीजों की टेक्निकलिटी में उतरते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर शेख हसीना को फांसी की सजा सुना दी गई है, तो ऐसे में भारत और बांग्लादेश के बीच में क्योंकि प्रत्यर्पण संधि है, तो यहाँ पर जो है एक प्रोविजन इसके अंदर ये है कि अपराध अगर राजनीतिक प्रवृत्ति का हो तो प्रत्यर्पण से इनकार किया जा सकता है। मैं रिपीट करता हूं कि अगर अपराध राजनीतिक प्रवृत्ति का हो तो प्रत्यर्पण से आप इनकार कर सकते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में जबकि शेख हसीना किसी राजनीतिक पद पर नहीं है, वहां से वो भागी हुई है भारत में, उन्होंने शरण लिया हुआ है, तो क्या सर हम इसको ये समझे कि ये राजनीतिक प्रवृत्ति वाले ही जो है दायरे में आता है? क्या भारत इस लिहाज से उनका संरक्षण कर सकता है? आपको क्या लगता है? बिल्कुल, देखिए इसमें स्पष्ट है कि ये राजनीतिक विद्वेष के आधार पर लिए गए कंगारू कोर्ट का निर्णय है। ये इलेक्टेड गवर्नमेंट के द्वारा स्थापित कोई ट्रिब्यूनल के द्वारा निर्णय नहीं लिया गया है। तो ये जस्टिस अपने आप में आपत्तिजनक है, और उसे मानने के लिए भारत बाध्य नहीं है, क्योंकि भारत जी होलिस्टिक रूप में लार्जर कॉनवास में बांग्लादेश की जनता और वहां हुकूम और वहां लोकतंत्र की बात को ध्यान में रखता है। अगर आज एक गलत निर्णय ले लिया गया तो लाखों करोड़ों लोग जो अवामी लीग के समर्थक हैं वो हताश होंगे, और उससे एक नई एक शुरुआत हो जाएगी जो भारत बांग्लादेश के संबंध को बहुत दूर ले जाएगा। तो हमें नहीं लगता है कि भारत किसी भी नजरिए से इस न्यायिक निर्णय को, कंगारू कोर्ट के निर्णय को मानने के लिए बाध्य है, क्योंकि एक साजिश है। साजिश के तहत वहां की अवामी लीग पार्टी को फरवरी में होने वाले चुनावों से दूर रखने की कोशिश है, शेख हसीना को फांसी पर चढ़ाकर उनको खत्म करने की कोशिश है। तो ये तमाम तरह के आयाम भारत और बांग्लादेश के संबंधों में दूरियां पैदा करेंगे। हम आर्थिक व्यवस्था की अगर बात करें तो आपको याद होगा 2018 में एक समय ऐसा आया था कि बांग्लादेश का जीडीपी पर कैपिटा इनकम भारत से ज्यादा था, और वो इसलिए हुआ था कि बांग्लादेश और भारत के बीच में आर्थिक संबंध कई बहुरूपी रूपों में आगे बढ़ा था। और ये एक सिद्ध सिद्धांत है बांग्लादेश मॉडल की। दक्षिण एशिया का कोई भी देश अगर आर्थिक रूप से आगे बढ़ना चाहता है, राजनीतिक स्थिरता को बहाल करना चाहता है, तो भारत से बिना अच्छे संबंध का वो हो ही नहीं सकता है। चाहे अमेरिका साहब कितना भी अच्छा संबंध बना ले, चाइना से कितना भी अच्छा संबंध बना ले, लेकिन जब तक भारत के साथ अच्छे संबंध नहीं है आपके, तब तक आपकी समृद्धि और विकास संभव नहीं है। और उस बात को शेख हसीना ने बखूबी अंजाम देकर बांग्लादेशियों को दिखाया था। बिल्कुल। अब पूरी दुनिया जानती है कि भारत कितना अच्छा पड़ोसी है, क्योंकि भारत की पॉलिसी है कि नेबर्स फर्स्ट, यानी कोई संकट की स्थिति अगर हो तो भारत सबसे पहले अपने नेबर्स को पूछता है, उनको सर्व करता है। ये हमारी पॉलिसी है। और ऐसा बढ़िया नेबर होता हुआ, ऐसा बढ़िया पड़ोसी होता हुआ अगर बांग्लादेश को जो है भारत में ही खोट दिखाई देता है, तो शायद उसको कह सकते हैं कि सावन के अंधे को जो है क्या ही दिखाई देगा। हालांकि यहाँ पर जो है
प्रत्यर्पण को लेकर के, शेख हसीना के प्रत्यर्पण को लेकर के बांग्लादेश सरकार की तरफ से भारत पर प्रेशर बनाने की कोशिश की गई है। ये साफ तौर से कहा गया है कि भारत को प्रत्यर्पण संधि के जो शर्तें हैं उस पर चलना चाहिए। अगर वो नहीं चलते हैं और शेख हसीना को नहीं वापस लौटाते हैं तो ये जो है शत्रुतापूर्ण व्यवहार होगा और बेहद निंदनीय भी होगा। इसके ऊपर भारत की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। भारत ने साफ तौर से कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ बांग्लादेश ट्रिब्यूनल के फैसले को आधिकारिक रूप से हम स्वीकार करते हैं और भारत बांग्लादेश में शांति, लोकतंत्र और स्थिरता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर जोर देता है। साथ में यह भी कहा है कि बांग्लादेश के का जो पत्र आया था उसके ऊपर जो है भारत ने रिप्लाई किया है और कहा कि भारत बांग्लादेश के लोगों के सर्वोत्तम हितों के लिए प्रतिबद्ध है। हालांकि यहाँ पर कहीं पर भी ये नहीं कहा गया स्पष्ट रूप से कि शेख हसीना को जो है प्रत्यर्पित किया जाएगा, उनको जो है वापस बांग्लादेश को सौंपा जाएगा। कहीं पर भी भारत ने ये बात स्पष्ट रूप से नहीं कही है। तो ये जो संदेश है भारत की ओर से, इसको किस तरीके से समझा जाए? क्या भारत इस बात पर विचार कर रहा है कि शेख हसीना को वापस लौटा देना चाहिए या क्या भारत के पास दूसरे विकल्प भी हैं? देखिए, अब कोई जानबूझकर राजनीतिक विद्वेष के तहत एक बड़े नेता का और वैसी पार्टी जिसने बांग्लादेश के निर्माण को अंजाम दिया और एक नए विकास के रास्ते पर ले जाने की कोशिश सफलतापूर्वक उन्होंने की, अगर ऐसे पार्टी का खात्मा हो जाए, ऐसे नेता का की समाप्ति हो जाए तो भारत के लिए भी नुकसानदेह है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि अगस्त के बाद से जिस तरीके से यूनुस ने निर्णय लिए कि अवामी लीग को प्रतिबंधित कर दिया गया और ये सुनिश्चित कर दिया गया कि फरवरी में होने वाले चुनावों में अवामी लीग उसमें हिस्सा नहीं लेगा, उसके बाद उसके बड़े नेताओं को फांसी पर पहुंचा देने की, ये सारी एक कड़ी से दूसरी कड़ी जुड़ती हुई नजर आ रही है जो बाहर से निर्देशित है। और यूनुस किसके इशारे पर काम कर रहे हैं वो दुनिया को दिखाई दे रहा है कि ऐसे समय में, इस तरह की परिस्थिति में अगर भारत सामने खड़ा नहीं होगा तो सारे गलत काम पड़ोसी देशों में होंगे जिसका खामियाजा हमको भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ है। कई समस्याएं हैं शरणार्थियों को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच में, तो उसे कहीं ना कहीं पर एक बड़े देश होने के नाते, दक्षिण एशिया में एक व्यवस्था बनाने के नाते, कि आज बांग्लादेश में हुआ है, कल इसी की बात को लेकर श्रीलंका में होगा, फिर नेपाल में होगा, फिर भूटान में होगा। तो अगर हम अपनी बात को रखने में असक्षम होते हैं तो इसका खामियाजा पूरे दक्षिण एशिया के देशों में झेलना पड़ेगा। तो कहीं ना हमें लगता है कि भारत उस बात को बखूबी समझता है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के रणनीति को भी समझता है। तो किसी भी कोने से, किसी भी तरीके से एक कंगारू कोर्ट के लिए गए निर्णय के आधार पर प्रत्यार्पण संभव नहीं है। इलेक्टेड गवर्नमेंट जब आएगी और सभी यानी अवामी लीग को चुनाव लड़ने का मौका दिया जाए, उसे राजनीतिक अपने हक का मौका दिया जाए, वो हार जाए अलग बात है, बेगम खालिदा जिया की पार्टी आ जाए या जमात चुनाव जीत कर आ जाए, लेकिन एक समानांतर रेखा के साथ सभी पार्टियों को मौका दिया जाए, उसके बाद अगर निर्णय लिया जाता है तो हमें लगता है कि भारत उस निर्णय को मानने के लिए बाध्य नहीं, वो सहर्ष स्वीकार करेगा और एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी पर भी वो अमल करेगा। बिल्कुल। और यहाँ पर जो बांग्लादेश में तमाम उथल पुथल इस समय देखी जा रही है, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को जिस तरीके से ट्रिब्यूनल ने फांसी का जो है सजा सुना दी है, जिस पर अब विवाद खड़ा हुआ है, दुनिया भर के जो मानवाधिकार संगठन हैं उन्होंने साफ तौर से आवाज उठाई है, इसका विरोध किया है, कहा है कि शेख हसीना को फांसी दिया जाना कहीं से भी औचित्यपूर्ण नहीं है, इस पर जो है विचार किया जाना चाहिए। भारत के ऊपर जो है बांग्लादेश ने दबाव बनाने की कोशिश की, कहा कि आप प्रत्यर्पण संधि के तहत वापस सौंपे वरना ये व्यवहार शत्रुतापूर्ण होगा। भारत ने उनको जो है जवाब दिया है, साफ तौर से कहा है कि भारत चाहता है कि बांग्लादेश में स्थिरता रहे, वहां पर शांति कायम रहे, लेकिन कहीं पर भी स्पष्ट रूप से ये नहीं कहा कि हम जो है शेख हसीना को वापस बांग्लादेश को सौंपने वाले हैं। रही बात भारत और बांग्लादेश के संबंधों की, जब तक शेख हसीना की सरकार बांग्लादेश में रही, भारत और बांग्लादेश के बीच जो संबंध थे बेहतरीन से बेहतरीन देखे गए और यही वो दौर था जब बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था भी अपने पीक पर पहुंची, उसकी जो इकोनॉमी है उसमें भी बहुत बड़ा उछाल आता देखा गया। बांग्लादेशियों ने एक बहुत बेहतरीन बांग्लादेश को पनपते और विकास करते हुए भी देखा, लेकिन वहां पर जो राजनीतिक कुटिलताएं हैं वो किस तरीके से सामने आती है, किस तरीके से वहां पर सत्ता परिवर्तन के लिए लोगों को आंदोलित किया जाता है और फिर
एक तरह से षड्यंत्र कायम किया जाता है कि जो असैसिनेशन हुआ उसके पीछे जो है शेख हसीना का ही हाथ था। इस तरह का प्रोपेगेंडा क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। उसके बाद शेख हसीना भागकर हिंदुस्तान आती हैं, यहाँ पर शरण लेती हैं, लेकिन अब भारत के सामने ये दुविधापूर्ण स्थिति कि क्या प्रत्यर्पण संधि के तहत उनको वापस सौंपा जाना चाहिए या फिर उनको संरक्षण यहाँ पर देना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि बांग्लादेश में इस समय कोई मैंडेट वाली सरकार नहीं है। वहां पर जो है एक अंतरिम सरकार का गठन हुआ है सत्ता के फेरबदल के बाद, और उस अंतरिम सरकार के चेहरे के तौर पर मोहम्मद यूनुस बैठाए गए हैं, जिनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है। लेकिन अब ऐसी स्थिति में सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या भारत को वापस लौटाना चाहिए उनको या नहीं लौटाना चाहिए। ये जो है हमारे कमेंट बॉक्स में लिख करके आप भी शेयर कर सकते हैं, इस बातचीत का जो है हिस्सा बन सकते हैं। हमारे साथ इस पूरे घटनाक्रम पर बातचीत करने के लिए मौजूद थे प्रोफेसर सतीश कुमार साहब, जो अंतरराष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ हैं। सर, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो दर्शक इस समय में देख रहे हैं, लगातार बने रहें, देखते रहें नवभारत टाइम्स।